अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे मैक कॉलेजिएट का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के एमसीक्यूज़ फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास है डैश इज़ कॉल्ड द मिल्क शुगर। तो जो मिल्क शुगर होती है वो लैक्टोज होती है। उसके बाद है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर। तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो उसके सब यूनिट्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों आसान सवाल थे। उसके बाद है डैश इज़ अ प्रोसेस इनसाइड द न्यूक्लियस विच प्रोवाइड्स आरएनए इन साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए बन रहा होता है जो फिर बन के यहाँ से साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही थी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए बनता है वो एक ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है द हॉलो एंजाइम्स आर कॉल्ड। हॉलो एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली इस तरह के एंजाइम होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन के अलावा से जनरली जो होते हैं एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनस नेचर होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है। अगर उसके अंदर प्रोटीन के अलावा कोई और चीज़ आके ऐड हो जाती है तो वो हॉलो एंजाइम बन जाते हैं। यानी कि वो अब सिर्फ प्रोटीन नहीं रहे बल्कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बन जाते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम हो जाते हैं। तो हॉलो एंजाइम को जो है वो हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स भी कह सकते हैं। बाकी इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है वो एपो एंजाइम होता है और इसका नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये बहुत सारे एमसीक्यू में रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है डैश आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड बिग ईटर्स। तो जो बिग ईटर्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं। ये आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा पेज नंबर 367 के ऊपर। मैक्रोफेजेस के आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके बिग ईटर्स। ठीक है, उसके बाद है टेंटेटिव स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ साइंटिफिक रिसर्च इज कॉल्ड। टेंटेटिव स्टेटमेंट जो वो हाइपोथेसिस कहलाती है। ये वाली बात भी लिखी हुई है पेज नंबर 9 के ऊपर। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला इज प्लेस्ड इन पैराजुआ। तो ये सवाल मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो पॉरीफेरा होता है उसको पैराजुआ कहते हैं, बाकी सबको मेटाजुआ कहते हैं। ऐसा क्यों होता है ये रीज़न भी हम पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है प्रोटोथीरिया इंक्लूड्स। तो प्रोटोथीरियाज जो होती थी वो सबसे जो प्रिमिटिव मैमल्स थे जो कि मैच कर रहे होते हैं, रिसेंबल कर रहे होते हैं रेप्टाइल से, तो वो थे एग लेइंग मैमल्स। ये वाली बात आपको बुक में इसकी हेडिंग में साथ ही मिल जाएगी लिखी हुई। उसके बाद क्वेश्चन 9 था द स्केलेटन ऑफ अ ग्लास स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ। तो ऑप्शन 1 में कह रहे थे कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स। कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स जो थे वो इकाइनोडर्म्स के एंडोस्केलेटन के ऊपर इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्केल्स थी। सिलिशियस स्पाइक्यूल्स होते हैं वो ग्लास स्पॉन्जेस के स्केलेटन होते हैं। ये बात लिखी हुई है पेज नंबर 198 के ऊपर। जो दूसरी सब क्लास होती है स्पॉन्जेस की हैज़ एक्टिनेलिडा, उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी जो स्पॉन्जन फाइबर्स हैं वो किसके स्केलेटन होते हैं आपको याद होना चाहिए, डेमोस्पॉन्जिया के। ठीक है, उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट फाउंड इन द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, शायद अमाइलेज भी होता है। इसके अलावा जो एंटेरोकाइनेज है वो पैनक्रियाटिक जूस नहीं होता बल्कि वो ड्यूडेनम से एक एंजाइम है रिलीज़ होता है एंटेरोकाइनेज, वो बेसिकली एक्टिवेट करा रहा होता है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर। तो ये पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम नहीं होता बल्कि ड्यूडेनम इसको रिलीज़ कराता है। उसके बाद है मोनोसिस्टस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो वो होता है स्पोरोजोआ की एग्जांपल। पेज नंबर 125 पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्पोरोजोआ की हेडिंग में, सेकंड लास्ट लाइन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है डैश आर द रिस्पायरेटरी पोर्स इन द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस। तो होते हैं स्पायरिकल्स, पेज 313 पे लिखा हुआ है इसके बारे में। उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ इंसिजर्स इन बकल कैविटी इन एडल्ट ह्यूमन इज़। तो जो डेंटल फार्मूला हम लिखते हैं उसमें हम एक जॉ की बात करते हैं। एक जॉ में जो हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 लिखते हैं तो उसमें जो ऊपर वाला 2 है, रेशो के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो शो करी होती है राइट साइड के नंबर को। यानी कि एक जॉ में राइट साइड पे अगर 2 हैं तो इस तरह से हम बताते हैं कि लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह से 2 हैं। तो इंसिजर के बारे में हम किस तरह से लिखते हैं, I 2:1, 2:2 लिखते हैं। तो यानी कि इंसिजर्स ऊपर वाले जॉ में अगर एक साइड पे राइट साइड पे 2 हैं, इसी तरह से ऊपर वाले जॉ में लेफ्ट साइड पे भी 2 हैं। तो यानी ऊपर वाले जॉ में 4 इंसिजर्स हो जाते हैं और दोनों जॉस में पूरी बकल कैविटी का पूछ रहे हैं तो वो हो जाते हैं टोटल 8 इंसिजर्स। इसी तरह से आप बाकी सारे टीथ का जो है वो काउंट कर सकते हैं। उसके बाद था डैश इज़ अ हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द पेनक्रियास टू सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। यानी पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस कौन रिलीज़ कराता है, वो होता है सेक्रेटिन, जो कि ड्यूडेनम रिलीज़ करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पेज नंबर 297 पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद था सिंगल सर्किट हार्ट इज़ फाउंड इन। तो सिंगल सर्किट हार्ट जो होता है वो फिशेस के अंदर होता है। फिर है कि द डैश रिड्यूसेस द इंटरनल सरफेस टेंशन इन एल्विलाई टू प्रिवेंट देम टू बी कोलैप्स ड्यूरिंग गैशियस एक्सचेंज। तो वो चीज़ जो कि एल्विलाई को कोलैप करने से बचाती है और इंटरनल सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती है वो होता है सर्फेक्टेंट। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 318 के ऊपर लंग की हेडिंग में सेकंड थर्ड लास्ट लाइन में सर्फेक्टेंट के बारे में ये पूरी लाइन बताई हुई है। उसके बाद था सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन। तो सिफोनिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बटरफ्लाई के अंदर होते हैं। ये वाली बात भी लिखी हुई है पेज नंबर 215 पे। जितने भी सारे माउथ पार्ट्स हैं किसके अंदर कौन सा होता है ये भी आपने थोड़ा सा याद करना था। उसके बाद था ह्यूमन टीथ आर लॉज्ड इनसाइड द गम
दिस कंडीशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म, यानी इस सारी कंडीशन के लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, तो वो होती थी थीकोडोंट। जो हेट्रोडोंट होती है इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है ये टर्म। उसके बाद डाइफायोडोंट जो होती है इसका मतलब होता है कि 2 सेट्स में होते हैं, अपर जॉ लोअर जॉ 2 सेट्स में ये सारे टीथ अरेंज होते हैं। इस ये टर्म जो होती है रिप्रेजेंट करती है इस कंडीशन को, 2 सेट्स में टीथ का अरेंज होना, डाइफायोडोंट। और पॉलीडोंट आई थिंक ह्यूमन टूथ के लिए यूज़ नहीं होती। उसके बाद था द एंटीजन रिप्रेजेंटेशन इज़ द फंक्शन ऑफ, तो वो होता है माइक्रोफेजेस का फंक्शन। जो जहाँ पे माइक्रोफेजेस के बारे में बताया हुआ है वहीं पे आपको जो है वो ये डिटेल मिल जाएगी लिखी हुई कि माइक्रोफेजेस क्या करते हैं कि ना सिर्फ वो जो सब्सटेंस आ रहा होता है उसको डाइजेस्ट मतलब उसकी लाइसिस कराए तो उसकी फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, इसके अलावा वो उसको तोड़ ताड़ के यानी उसकी कुर्बानी करने के बाद उसको प्रेजेंट भी करते हैं बाकी इम्यून सेल के लिए कि आओ और उसको खा लो, यानी कि बाकी इम्यून सेल्स को इन्वाइट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं जो इन्होंने फेगोसाइटोसिस की थी जिन भी इन्वेडर्स की। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रेजेंटिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो माइक्रोफेजेस कहलाते हैं। ये लिखा हुआ है बुक में भी। उसके बाद है डैश इज़ रेफर्ड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इनसाइड एन ऑर्गन। तो ये एडिमा की डेफिनेशन है, पेज नंबर 363 पे आपको मिल जाएगी। इन्फ्लेमेशन के अंदर सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड नहीं होता, और भी बहुत सारे जो होते हैं वो केमिकल इवेंट हो रहे होते थे, इसलिए इन्फ्लेमेशन नहीं होता। और ये इन्फ्लेमेशन तब होती है जब कोई इन्वेडर होता है या कोई इंजरी होती है तब इन्फ्लेमेशन होती है। तो सवाल में इस तरह की भी कोई बात नहीं है। फीवर के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है इसमें भी इस तरह की कोई बात नहीं होती। और इन्फेक्शन तो खैर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके हो जाता है ये वाला पेपर कंप्लीट। मैक कॉलेज का किसी को कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।